नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जुड़ी बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद से वो होम आइसोलेशन में है। ये जानकारी खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट के जरिए दी। हालांकि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उनमें कोरोना के लक्षण नहीं है। दरअसल उन्होंने हाल के दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से अपील की है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करा लें। राज्य में 3 दिन बाद ही 21 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है। मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने से सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। वहीं इससे पहले राज्य मंत्री रेखा आर्य पूरे परिवार समेत कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कोरोना नेगेटिव। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दरअसल उनकी जो रिपोर्ट सामने आई वो पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद होम आइसोलेशन में चले गए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। हालांकि सरकार के सामने मुश्किल ये है कि 21 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना है, और ऐसे में मुख्यमंत्री होम आइसोलेशन में। ये 2 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरी तस्वीर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। साथ ही उन लोगों से अपील की है टेस्ट कराने की जो लोग हाल में उनके संपर्क में आए। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कोविड-19 की रोकथाम और बचाव कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में संबंधित विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी भी बैठक में जुड़े। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड वैक्सीनेशन की सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने स्कूलों के बजाय अस्पतालों और उसके आसपास के क्षेत्रों में वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने को भी कहा। बैठक में सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि प्रदेश में सरकारी और निजी लैब में प्रतिदिन हो रहे टेस्टों और उनकी क्षमता आदि का पूरा विवरण उन्हें फौरन उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड डेथ रेट को कम करने और रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में इंडस्ट्री का पलायन रोकना बहुत बड़ा मुद्दा है। भेल हमारी पहचान है, उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये बात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बहादुराबाद पहुंचने पर कही। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मनीष सिसोदिया का जोरदार स्वागत किया। दरअसल दिल्ली से शुक्रवार की दोपहर को आप के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बहादुराबाद बाईपास और काली माता मंदिर, शिवालिक नगर आदि स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, रोजगार को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी। दिल्ली मॉडल पर उत्तराखंड में काम होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी को बहुमत मिला तो हर बच्चे को दिल्ली की तर्ज पर ही पढ़ाई उपलब्ध होगी। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक, रोजगार, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हालांकि बाद में उनका काफिला हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। हरिद्वार पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का जोरदार स्वागत किया। 21 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया। विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि उसके तर्कश में इतने तीर हैं कि सरकार बच नहीं पाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का आरोप है कि सत्ता पक्ष विपक्ष 11 विधायकों से डर गया। इन सब के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने बयान से राज्य में खलबली मचा दी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी का मुकाबला सीधा बीजेपी से होगा। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस ने छेड़ा घमासान। बीजेपी बोली हमें नहीं चाहिए कांग्रेस, आपका ज्ञान। मिशन 2022 के लिए उत्तराखंड में सियासी संग्राम। आपने कहा बीजेपी से लड़ाई,
कांग्रेस का काम तमाम। कड़कड़ाती ठंड के बीच शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले ही सत्र पर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार 11 विधायक वाले विपक्ष से डर गई है। इसी वजह से सरकार ने केवल 3 दिनों का सत्र रखा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से मांग की है कि सत्र को कम से कम 8 दिनों तक चलाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर 3 दिनों में चर्चा कर पाना मुश्किल है। गौरतलब है कि मिशन 2022 को देखते हुए कांग्रेस रोजगार, किसान, भ्रष्टाचार, महंगाई, लोकायुक्त जैसे कई मुद्दों को सदन में उठाना चाहती है। इतना ही नहीं, 21 दिसंबर को कांग्रेस किसानों और बेरोजगारी को लेकर विधानसभा का घेराव भी करेगी। यानी कि कांग्रेस सदन से सड़क तक सरकार की घेराबंदी के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा है कि हमें किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सिर्फ सुर्खियों में बनी रहना चाहती है, जबकि सरकार हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। आप कोरोना की आड़ में सत्र से बचना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। जब जब उनके नेता लोग यहाँ पर आते हैं, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तब तब आप जो है कोरोना की बात नहीं करते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। सदन की अवधि बढ़नी चाहिए ताकि उत्तराखंड के जो विषय हैं, जिन विषयों को जो है हम सदन में उठाना चाहते हैं। विधानसभा सत्र के समय का सवाल है तो 3 दिन की अवधि पूरे विधायी कार्यों को ध्यान में रख करके तय की गई है। लेकिन अगर इस अवधि को 30 दिन भी कर दिया जाता तो भी कांग्रेस ने आलोचना ही करनी थी, क्योंकि उसकी राजनीति का आधार केवल आलोचना रह गई है। सरकार में थे तब प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, विपक्ष में है तो कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं कर रहे हैं। विधानसभा सत्र पर छिड़े घमासान के बीच आम आदमी पार्टी ने मिशन 2022 की तैयारियां और तेज कर दी हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर हैं। मनीष सिसोदिया साधु संतों से मुलाकात के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। इस बीच मनीष सिसोदिया ने अपने एक बयान से राजनीतिक दलों में खलबली मचा दी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है। बची कुची कसर 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी हो जाएगी। आपके इस हमले पर कांग्रेस का कहना है कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। हम विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जनता बीजेपी के कार्यकाल को भी देख चुकी है और राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। उत्तराखंड सरकार को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस समय आम आदमी पार्टी एक प्रमुख विपक्ष के रूप में आपके सामने है और हम सड़कों पर आकर जनता के सवालों को आपसे पूछेंगे। हम सड़कों पर आकर जनता की आवाज को अपनी धार देंगे और आप देखिएगा कि आपका जो ये नाकारापन है, आप जो जनता के सवालों से छुपते घूम रहे हैं, आपको जनता के सामने आकर 2022 में अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। अन्यथा आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्ष के रूप में आपके सामने जरूर होगी और 2022 का चुनाव आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। इस व्यक्ति ने बयान दिया, उस व्यक्ति ने कभी किसी ग्राम पंचायत का चुनाव भी लड़ा? बताए ना, आपके लोग 70 लोग हैं उनके पास चुनाव लड़ने वाले। अब वो सिसोदिया जी को बुला लो, केजरीवाल जी को बुला लो, कुछ होने वाला नहीं। कुल मिलाकर चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन सबके बीच सबकी निगाहें विधानसभा सत्र पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस के तेवरों से साफ दिख रहा है कि सत्र में हंगामेदार शुरुआत होगी। सड़क से सदन तक जबरदस्त घमासान देखने को मिलने वाला है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के सवालों पर सत्ता पक्ष सदन में क्या जवाब देगी। देखना यह भी है कि 2022 में आम आदमी पार्टी के दावे सच साबित होते हैं या फिर हवा हवाई। देहरादून से चंद्रमोहन और किशोर रावत के साथ अंकित काला, हिंदी खबर। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत की ओर से माल्टा खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हरदा ने अपने मसूरी रोड स्थित आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के बड़े पदाधिकारी शामिल हुए।
कार्यक्रम में सर्वाधिक माल्टा खाने वाले प्रतियोगियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि कार्यक्रम के 2 उद्देश्य हैं। एक तो सरकार का माल्टे की ओर ध्यान आकर्षित करना, जबकि दूसरा आम जनता में स्थानीय उत्पादों के प्रति जागरूकता लाना। हरीश रावत का कहना है कि सरकार को यदि पहाड़ों से पलायन रोकना है तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना ही होगा। अगली खबर ऋषिकेश से, जहां पर डीआईजी संजय गुंजाल ने कुंभ मेला को लेकर ऋषिकेश की ट्रैफिक व्यवस्था के नए मास्टर प्लान की समीक्षा बैठक की। गुंजाल ने कहा कि अब नए मास्टर प्लान की जरूरत है, भीड़ बढ़ रही है और लोग अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे। अब नया मास्टर प्लान जरूरी हो गया। नई व्यवस्था को अमल में लाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ऋषिकेश को 24 हिस्सों में विभाजित किया जाता था, अब वो 25 में होगा और 25वां रेलवे को जोड़ा गया है, जिसमें साधु संत और आम जनता इस स्थान पर पहुंचती। बड़ी संख्या में उन सभी लोगों को व्यवस्थित किया जाएगा और मास्टर प्लान को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जो कि A, B, C ये 3 कैटेगरी में होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था और विशेष रूप से क्योंकि कोरोना फेज के दौरान लॉकडाउन के कारण कईयों के व्यापार थोड़े से कम रहे और लोगों का आवागमन कम रहा, तो अब धीरे धीरे अनलॉक में खुलने लगा है। और जो अभी बीच में सोमवती अमावस्या का स्नान था, उसमें भी काफी बढ़ चढ़कर यात्री आए हैं। तो ऐसे ही अब जो बाकी स्नान पर्व आएंगे उसमें भी काफी भीड़ आने की संभावना है। उसको देखते हुए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक तो व्यवस्था अच्छी रहे, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट तो अच्छा रहे, साथ में यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है और जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स है उनके भी हित बने। खबर जोशीमठ से, मौसम के बदलते मिजाज के साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होते ही विंटर डेस्टिनेशन कहे जाने वाले औली में हिम प्रेमियों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। कहने को तो पहाड़ी क्षेत्रों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन औली का दीदार करने आए पर्यटक बिना ठंड की परवाह किए औली की बर्फीली वादियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये तो विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में हिम प्रेमियों का पहुंचना दिसंबर माह की शुरुआत में ही शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती है औली की वादियां और ज्यादा सफेद होने लगती हैं। वैसे में हिम प्रेमियों की औली की वादियों को देखने की लगन और भी बढ़ जाती है। अब औली में हिम प्रेमियों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। दरअसल जैसे जैसे अब कड़ाके की ठंड पड़ती जा रही है, बर्फबारी होती जा रही है, वैसे वैसे औली पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। देशी और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में औली का रुख कर रहे हैं। नगर निगम हरिद्वार में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी फुटपाथ पर रहने वाले गरीब और खाना बदोश लोगों को उठानी पड़ रही है। लोगों को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम हरिद्वार के जरिए रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन समेत 10 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई। निगम के मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि निगम के जरिए हरकी पैड़ी के पास और अलकनंदा घाट के पास 3 रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें बाहर से आने वाले यात्री ठहर सकते हैं। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में हीटर और कमरे की व्यवस्था की गई और इसके साथ ही शहर के 10 स्थानों पर ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए जा रहे हैं। गदरपुर में कैबिनेट मंत्री के काफिले को रोककर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की गाड़ी के ऊपर चूड़ियां फेंककर किसान बिल का विरोध जताया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीत ग्रोवर और नगर कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से इस तरह से किसान बिल का विरोध किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बेहद सादगी के साथ अपना वाहन रोककर गाड़ी का शीशा नीचे कर हाथ जोड़ते हुए कांग्रेसी नेताओं का अभिवादन किया। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि किसान बिल किसानों के हित में है, किसानों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। विपक्षी दल हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और यही वजह है कि किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। जो आंदोलन को उकसाने का काम कर रहे हैं, हमारे भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे विपक्ष के लोग जिन्होंने देश को खोखला करने का काम किया, मैं उनकी निंदा करता हूं। और किसान भाई जो आंदोलन में है या नहीं है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है, वो हमारे अपने लोग हैं। मैं उनसे निवेदन कर सकता हूं कि विपक्ष के बहकावे में किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। मसूरी के एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला।
ज्योत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में बोलने से रोकने को लेकर विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के राज में सीमाओं पर देश चीन और पाकिस्तान घुसपैठ कर कब्जा कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान से प्रधानमंत्री केयर फंड में चंदा लेने वाली मोदी सरकार का हर फैसला और कारनामा न तो हमारे जवानों के हित में है और न ही किसानों के हित में। सरकार के गलत फैसलों के कारण सीमाओं पर जवान मर रहे हैं और देश के अंदर किसान। राहुल गांधी लगातार किसानों के हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ संघर्ष में शामिल। और मुकेश केमवाल जी हैं, तो आज बहुत लंबे अंतराल के बाद। और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर कल शताब्दी एक्सप्रेस नहीं चलेगी। देहरादून दिल्ली बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को रद्द करने का यह फैसला किया गया। दिल्ली से देहरादून आने जाने वाले रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। दरअसल रेलवे ट्रैक पर काम चलने की वजह से यह फैसला किया गया। शताब्दी ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, यानी कि कल शताब्दी एक्सप्रेस नहीं चलेगी। दिल्ली से देहरादून आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल रेलवे ट्रैक पर काम चलने की वजह से शताब्दी को रद्द करने का फैसला किया गया। टिहरी जनपद में आज भी दर्जनों गांव ऐसे शिल्पकारों को हैं जो अपना स्वरोजगार खुद उपलब्ध करते हैं और बेहतर शिल्पकार बनाने की ग्राम पंचायत नवागर के हीरालाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो टोकरी बुनकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हिंदी खबर संवाददाता टोपवाल ने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर हीरालाल से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना था ये आपको सुनाता हूं। अगर हम स्वरोजगार की बात करें, सरकार जरूर जो है स्वरोजगार की तरफ ध्यान तो दे रही है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो जरूर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में न तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है और न ही लोगों को स्वरोजगार दिया जा रहा है। यहाँ तक कि लोग अपने संसाधनों से ही स्वरोजगार करने में लगे ताकि उन्हें बेहतर लाभ मिल सके और रोजगार का एक जरिया बन सके। हम पूछते हमारे साथ एक जो है जो टोकरी बुन रहे हैं, भीमल के जो डंटर होते हैं उससे ये बना रहे। ये ऊपर देख रहे हैं, क्या नाम आपका? हमारा नाम हीरालाल भाई। अच्छा, कितने टोकरी आप बुन जाते हो? 2 टोकरी दिन बस। कितने टोकरी बुन जाते हो? 2। अच्छा, कितना समय लग जाता है इस पे? भाई इससे पूरे दिन लग जाते हैं, 5-6 घंटे, 4 घंटे लग ही जाते हैं, 4-5 घंटे। 4 घंटे। अगर सरकार इसमें सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही है अभी तक? हाँ, सरकार कोई सहयोग नहीं करेगी हमारा है? सरकार कर रहा है तो कोई सहयोग नहीं है। अगर सरकार इनकी मदद करे तो ये और बेहतर काम कर सकते हैं और लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। तो अब चाहिए कि लोगों को रोजगार अगर उपलब्ध करा रहे तो सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरफ ध्यान देना होगा। मैं जगह तूफान, हिंदी खबर, टिहरी। और बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर आपको कोरोना से जुड़ी बता रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ चढ़ता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 580 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या इसी के साथ 85,000 के आंकड़े को पार कर गई। राज्य में अब तक 85,269 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की जा चुकी है। साथ ही आज 547 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए। राज्य में अब तक 76,770 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि 90% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 6,067 एक्टिव केस हैं। राज्य में आज 15 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी पिछले 24 घंटों में हुई। वहीं कोटद्वार में न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। अवैध अतिक्रमण हटाते वक्त एक पुरानी बिल्डिंग में नर कंकाल बरामद किया गया। कंकाल को खुफिया तरीके से छुपाया गया था, जैसे पूरे बाजार में हल्का मच गया। बताया जा रहा है कि कंकाल कपड़ों में लिपटा हुआ था। वह जब मजदूर के जरिए पुराने भवन में अतिक्रमण के लिए हथौड़ा चलाया गया तो एक बोरी गिरी, जिसके बाद इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। वहां पर पहले कोई हरेंद्र नाम का व्यक्ति रहता था जो कि एहसान बैंक में काम करता था। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया।
दिनेशपुर में औषधि निरीक्षक और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक परचून की दुकान में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और भारी मात्रा में नशे के कैप्सूल और प्रतिबंधित अन्य दवाइयां बरामद की। इस दौरान दुकान मालिक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और इसके साथ ही संयुक्त टीम के जरिए दिनेशपुर क्षेत्र के देव मेडिकल स्टोर, गुरु नानक मेडिकल स्टोर, ममता मेडिकल स्टोर, न्यू शिवम मेडिकल स्टोर आदि स्टोरों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें 2 मेडिकल स्टोर को सील किया गया। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि दिनेशपुर क्षेत्र में काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि मेडिकल स्टोर के साथ साथ परचून की दुकानों में नशे की गोलियां धड़ल्ले से बेची जा रही, जिसको देखते हुए आज पूरे क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया। ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से कहा गया कि किसी भी सूरत में नशे की गोलियां दवाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, न कि नशा करने के लिए। इस तरह की शिकायतें कहीं पर भी मिलेगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर कोरोना के साथ चल रही जंग के बीच ही अब स्वास्थ्य विभाग ने ठप पड़े विभाग के अन्य प्रोग्राम भी शुरू कर दिए हैं। विभाग ने लक्सर सीएचसी पर करीब 8 महीने बाद फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया। कोरोना गाइडलाइन के साथ पहले दिन 2 दर्जन से ज्यादा नसबंदी ऑपरेशन किए गए। विभाग की ओर से क्या प्लानिंग है, इस बाबत हिंदी खबर संवाददाता जसवीर सिंह ने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा से खास बातचीत की। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जैसे ही कोरोना वैक्सीन के आने की सूचनाएं मिल रही हैं, तो स्वास्थ्य विभाग भी आगे की गतिविधियां बढ़ा रहा है। जहां एक तरफ कोरोना की रोकथाम के लिए मुस्तैदी से काम किया जा रहा है, वहीं अब फैमिली प्लानिंग जैसे प्रोग्राम को भी गति दी जा रही है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल वर्मा, सीएचसी प्रभारी। आज फैमिली प्लानिंग के तहत कितने ऑपरेशन किए गए हैं बात करेंगे और आगे क्या तैयारी है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब स्वास्थ्य विभाग दूसरे जो अभी तक कार्य रुके हुए थे उन पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, फोकस शुरू हो गया है। फैमिली प्लानिंग के तहत आज नसबंदी ऑपरेशन किए गए, क्या है स्थिति? अब देखो, कोविड के साथ साथ यही दिशा निर्देश है डीएम साहब के, सीएमओ साहब के और भारत सरकार की गाइडलाइन ये है कि आप कोविड से डरना नहीं है और कोविड के साथ साथ जितने भी हमारे सारे प्रोग्राम्स हैं सभी को साथ लगाना और जितने भी हमारी गिरावट आई, कुछ हमारे मृत्यु दर हो, चाहे हमारा वैक्सीनेशन हो, चाहे हमारा कुछ भी हो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी आई है। तो उन कमी को देखते हुए मीटिंग ली गई और फैमिली प्लानिंग का आज पहला कैंप लगा है हमारा। और जितने भी हमारे 22 हमारे आज हम जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की कि उससे ज़्यादा ना हो, उनका सबका कोविड RT-PCR कराया। उसके बाद अभी हमारे 12 हो चुके और अभी 10 हमारे रह रहे, तो 22 ऑपरेशन आज हमारे अपेक्षित है जो भी होने हैं। खास तौर पर जिस तरह से आज नसबंदी ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, आने वाले दिनों में वहीं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान भी शुरू किए जाएंगे और उससे बड़ी जो बात है वो ये है कि कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियां भी लगभग अंतिम चरण में हैं और इसे लेकर के जो डाटाज थे वो तैयार करके जिला प्रशासन को भेज दिए गए हैं। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। वह उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल उत्तराखंड पुलिस में नए साल पर पहाड़ के 9 जिलों में तैनात हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर के पुलिस के जवानों को साप्ताहिक अवकाश का तोहफा मिलने जा रहा है। 1 जनवरी से उत्तराखंड पुलिस ने 9 जिलों में तैनात पुलिस जवानों के लिए साप्ताहिक अवकाश देने की बात कही, जिसके लिए सभी 9 जनपद के पुलिस कप्तानों के साथ बातचीत के बाद जनवरी से इसके विधिवत आदेश जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें तमाम पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ का फायदा मिल पाएगा। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि इमरजेंसी के समय पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। वीकली ऑफ की व्यवस्था के लिए इस तरीके के प्रावधान भी किए गए हैं। दरअसल राज्य में पुलिस के कामकाज को देखते हुए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था को खुद पुलिस महानिदेशक ने गंभीरता से लेते हुए इस व्यवस्था को लागू करने की बात कही। क्योंकि प्रयोग के तौर पे हम ऊपर के 9 जिलों में इसको लागू करने की सोच रहे हैं और अगर सभी कुछ हमने फीडबैक मांगा है, सब कुछ सही आया तो 1 जनवरी से लागू करेंगे, ठीक है। और उसमें ये होगा कि जो थाना चौकी है वो 7 दिन खुलती है ऑल 365 डे, तो उसमें कोई ऑफ नहीं होता, हमेशा उनकी ड्यूटी लगती है। तो हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिसमें उसको ड्यूटी जो लगाई जाती है हमारे ऑफिस स्टाफ द्वारा, 1 दिन की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, किंतु इमरजेंसी में उसे फिर भी बुलाया जा सकता है। कोई दुर्घटना हो जाए, कोई आपदा आ जाए या कुछ और बड़ी ड्यूटी पड़ जाए, तो अदरवाइज नॉर्मल टाइम्स में उसका 1 दिन का हफ्ते में रोस्टर से किसी को संडे को छुट्टी मिल जाएगी, किसी को मंडे को, किसी को वेडनेसडे, इस तरह से ये सिस्टम है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी।